गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आचार्य सुधासी शिक्षा संस्थान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में, इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ठीक है। उसके पहले मैंने आपको कोशिका के बारे में सब कुछ बताया था, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में मैंने आपको प्लांट सेल बताया था, एनिमल सेल बताया था, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब कुछ एवरीथिंग। आज हम आपको, क्योंकि जो कोशिका होती है ये किसी भी जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कोशिका होती है। कोशिका से आप सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोशिका होती है। जब ग्रुप ऑफ कोशिका, सिंगल ग्रुप ऑफ कोशिका क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर जब एक साथ कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब प्राणी, मतलब क्या है, कोई भी जीव का निर्माण होता है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल में क्या की कोशिका में की संरचना में क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलरिटी थी, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं या किसी कारणवश आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, वो आप जाकर के पहले वाले वीडियो जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए बहुत सी क्रियाएं करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपनी डेली लाइफ में चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, कोई भी हो, ठीक है, उनको जीवित रहने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे तो आज हम किसको पढ़ेंगे, जीवन की प्रक्रियाएं, कि जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए किसी भी जीवित वस्तुओं द्वारा, किसी भी सजीवों द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है या कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। तो सबसे पहले, और उन प्रक्रियाओं में बहुत सी सिमिलरिटी, जैसे जंतु और पौधे अलग अलग हैं, तो बहुत सी क्रियाएं जंतु और पौधों में समान होती है और बहुत सी क्रियाएं जंतु और पौधों में डिफरेंट भी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे जीवन की क्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, कि लाइफ को हम सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, अपने डेली रूटीन में आप ही करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, भोजन। आप सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमें अपनी दैनिक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। तो चाहे ये प्लांट करे चाहे एनिमल करे, ये कैसे है, ये क्रियाएं हैं जो कि दोनों में समान होती है, जंतु और पौधों में दोनों में समान होती है। कौन सी क्रियाएं, पहले भोजन। तरीका डिफरेंट होता है, जैसे जंतुओं में पोषण का तरीका, भोजन करने का तरीका दूसरा होता है, और मनुष्यों में या जीवों में, पौधों में दूसरा होता है, जंतुओं में दूसरा होता है, ठीक है। वो चाहे फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर कार्डेटा तक, मतलब एक सूक्ष्म जीव से लेकर के वेल डेवलप्ड जीव तक, ये तरीका एक जैसा होता है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं हम, दूसरा है श्वसन। आप देखिए, आप खाना खाते हैं क्योंकि आपको जीवन जीने के लिए, अपने डेली कार्य करने के लिए भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे आवश्यक कार्य है सांस लेने की आवश्यकता होती है। वो सांस लेना, चाहे पौधे हो वो भी श्वसन करते हैं और एनिमल हो वो भी श्वसन करते हैं। अंतर क्या है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। देखिए श्वसन क्रिया दोनों में एक जैसी होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ऑक्सीजन वो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, वातावरण में मुक्त करते हैं, ठीक है। इसी ऑक्सीजन के द्वारा भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये श्वसन के अंतर्गत आता है। अब प्लांट की बात करते हैं डे टाइम में। देखिए डे टाइम में तरीका, नाइट टाइम और डे टाइम का तरीका डिफरेंट होता है। अगर हम डे टाइम का बात करते हैं तो डे टाइम में क्या पाया जाता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि भोजन कैसे
फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा। आगे हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। तो डे टाइम में ऑक्सीजन ये लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये मुक्त करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए फिर से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्योंकि जो पौधों की पत्तियों के नीचे छोटे छोटे बिंदु जैसे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा या रोम छिद्र, ठीक है, उस पर जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपनिंग से क्या होता है, फिर वहाँ से उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और जब नाइट टाइम होता है तो जब नाइट टाइम की बात करते हैं तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं होती है, सनलाइट ही नहीं होती है। तो क्या है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रीयूज नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, वातावरण में मुक्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में किसी भी पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आप समझ में आया क्या है? पहला आपने जो प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, वो क्या था आपका भोजन। दूसरा क्या था, भोजन को पोषण भी कह सकते हैं क्योंकि भोजन के फलस्वरूप हमें पोषण ही मिलता है। और दूसरा क्या था, श्वसन। अगली चीज बताते हैं, अगली क्रिया है उत्सर्जन। ये आप भी करते हैं, पौधे भी करते हैं, जंतु भी करते हैं। देखिए शरीर में बहुत से टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर अपाच्य भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके लिए ये एक क्रिया है उत्सर्जन क्रिया, ठीक है, जिसमें आपका ये किडनी है, किडनी एक ऑर्गन है जिसके द्वारा उत्सर्जन क्रिया की जाती है। यूरिनेशन होता है, मतलब बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो शरीर में अपचित या अपशिष्ट भोज्य पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। पौधों में भी ये क्रिया होती है। आप देखते हैं जब कोई डाल पुरानी हो जाती है, कोई छाल पुरानी हो जाती है, पत्तियां पुरानी हो, पतझड़ का सीजन आता है, पत्तियां, पुरानी पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, नई पत्तियां पौधों पे आ जाती हैं, तो क्या है, ये सब किसके फलस्वरूप होता है, उत्सर्जन के फलस्वरूप ही होता है। अगली चीज है, अगली है गति। हम गति की बात करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लेकिन प्लांट में वो गति अत्यंत धीमी होती है। ऐसा नहीं प्लांट गति नहीं करते। आप देखिए अगर कोई प्लांट है उस पर जिधर से लाइट पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश जहाँ से पड़ रहा है, उसकी जो शाखा है उसी तरफ वो टर्न हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वो लाइट जहाँ पड़ रही है वहाँ पे गति कर रहा है, ठीक है। और यही गति, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही वीक होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है पौधों में, क्योंकि पौधे एक स्थान से, उनके पास कोई चलित अंग नहीं होता है, इसलिए पौधे एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, जो भी जंतु हैं, चाहे आपका अमीबा है, अमीबा सबसे सूक्ष्म जंतु है, आपके प्रोटोजोआ संघ का है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये आपके प्रोटोजोआ संघ का है, ठीक है। यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, क्योंकि यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, और दूसरी चीज यूग्लिना में मूवमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, गति है। गति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो मूवमेंट होता है वो प्रत्येक सजीव में होता है। जंतुओं में ये दृश्य होता है, पौधों में ये दृश्य नहीं होता है। पौधों में जब प्रकाश जहाँ से पड़ता है उसी तरफ वो गति कर जाती है, इसलिए ये भी एक क्या है, जीवन की क्रियाओं के अंतर्गत ये आता है। अगला देखिए, अगला है वृद्धि, यानी कि डेवलपमेंट। वृद्धि क्या है, वृद्धि किसी भी अंगों का बढ़ना, बड़ा होना, मतलब अपने आकार में बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चा है, पहले बच्चा है, बच्चे से एक कंप्लीट ग्रोइंग मैन बन जाता है, और जैसे एक सीडलिंग है, सैपलिंग है, उसके बाद वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या है, ये ग्रोथ के फलस्वरूप होता है। ग्रोथ एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवित व्यक्तियों में, जीवित प्राणियों में या सजीवों में होती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, बशर्ते और ये एक निश्चित समय तक होती है। कोई ग्रोथ है, चाहे आपका अगर किसी व्यक्ति का बढ़ना देख लीजिए, अंगों का बढ़ना देख लीजिए, एक निश्चित एज तक होता है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, पुनरुत्पादन या फिर प्रजनन, यानी अपने जैसी संतानें उत्पन्न करना। कोई पौधा है,
पौधे के आसपास छोटे छोटे पौधे और जम जाते हैं, या फिर कभी कभी आप बीज के माध्यम से उसको रोपित करते हैं, कभी कभी आप सीडलिंग लगाते हैं, सीडलिंग से सैपलिंग, सैपलिंग से स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट से ग्रोइंग प्लांट, ठीक है। तो यही चीज़ है। और मनुष्यों में भी देखिए अपने जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसका तरीका जंतु और पौधों में डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि दोनों में होते हैं, जंतुओं में जो कि बहुत ही ग्रोइंग एनिमल है, मीन्स वेल डेवलप्ड एनिमल है, जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उसमें किसका मेथड डिफरेंट होता है और पौधों में मेथड डिफरेंट होता है। ये जब हम ये रिप्रोडक्शन आपको विस्तार से पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ जीवन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है जीवन की क्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, ना कि हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ये सारे टॉपिक हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है, संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी। देखिए प्रत्येक जीव संवेदनशील होता है और आउटर एटमॉस्फेयर के प्रति उसकी संवेदना डिफरेंट होती है। जंतुओं में भी होती है, वनस्पतियों में भी होती है। वनस्पतियों में वो अत्यंत न्यून होती है, जो हमें दृश्य नहीं होती, मतलब ना के बराबर होती है। क्योंकि अगर वनस्पतियों में तुम पेड़ हिलाओगे, पत्ती हिलाओगे, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही जंतुओं की बात करते हैं तो क्या है, आउटर एटमॉस्फेयर के प्रति वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ये सबसे बड़ी, सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण है कि आउटर इन्वायरमेंट के प्रति एक्टिविटीज करना, ठीक है ना। अगला है अनुकूलन। देखिए ये जो अनुकूलन है, अनुकूलन एक ऐसी क्षमता है जिसमें कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सजीव दिखाने के लिए, या फिर अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत सारे संघर्ष करता है। उस संघर्ष के बाद अगर वो संघर्ष करने में सफल होता है तब तो वो जीवित रहता है, अदरवाइज वो जीवित नहीं रह पाता है। ये इसी अनुकूलन के फलस्वरूप, क्योंकि वातावरणीय दशाएं बदलती रहती हैं, वातावरणीय दशाओं के प्रति हमें अनुकूलन करना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम आपको सोच के बता रहे हैं, जैसे आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है ना। इसके पहले आप सबसे आसानी से मिलते थे, जुलते थे, सबके टिफिन से खाते थे, बच्चों से मिलते थे, कॉलेज आते थे, टीचर से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, शादी ब्याह फंक्शन इत्यादि में जाते थे। लेकिन अब क्या है, कोरोना वायरस के तहत हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है ना। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें अपना भी ख्याल रखना है, साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखना है। तो क्या है, क्योंकि वातावरणीय दशाएं चेंज हो गई हैं, तो हमें अपने एक्टिविटीज़ में अपने अंदर चेंजेस लाने की आवश्यकता है। अगर हम चेंजेस लाएंगे तब तो हम जीवित की लिस्ट में रहेंगे। अगर हम चेंजेस नहीं लाएंगे तो हम जल्दी इन्फेक्ट हो जाएंगे। इन्फेक्ट होने के बाद हमारी जो भी है शारीरिक क्षमताएं कम हो जाएंगी, धीरे धीरे हो सकता है कि हम जीवित ना भी रहें। तो बेहतर ये है कि जो अनुकूलन है ये प्रत्येक प्राणी का वातावरण के प्रति, क्योंकि वातावरण दशा बदलने के कारण उसके प्रति उनको जल्दी कन्वर्ट होने के लिए अनुकूलन होती है। इसी के फलस्वरूप जैव विकास होता है। कि आपने सुना होगा कि पहले जिराफ की गर्दन, ऐसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसलिए हम ले रहे हैं, कि पहले जिराफ बकरियों जैसा हुआ करता था, उसकी गर्दन बहुत छोटी हुआ करती थी, क्योंकि पहले घास छोटी छोटी हुआ करती थी, वो आराम से खा लेता था। अब तो जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, क्योंकि अब पेड़ की छाल, पेड़ के पत्ते बहुत ऊपर होती है, तो उसको उचक उचक के खाने के चक्कर में वो क्या, उसकी गर्दन लंबी हो गई। ये क्या है, ये जैव विकास है। अब उसी जो उसके अंदर चेंजेस हुआ, उसी का अनुकूलन हो गया और उसी जैसी संतानें आजकल उत्पन्न होने लगी, ठीक है ना। तो क्या है, ये अनुकूलन बहुत ही आवश्यक है किसी भी प्राणी के लिए, और ऐसा होता भी है क्योंकि प्रत्येक प्राणियों में संघर्ष होता है, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों। आप देखिए, अगर हम 2-4 पौधों को बहुत पास लगा देते हैं तो कुछ पौधे तो ग्रोथ कर जाते हैं, कुछ पौधे डेड हो जाते हैं। ग्रोथ वही करते हैं जिनके अंदर अनुकूलन करने की क्षमता होती है, और जिनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है वो वहीं पे डेड हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये है जीवन की प्रक्रियाएं।
जीवन जीने के लिए हमें प्राणी के सभी सजीवों को इतनी सारी क्रियाएं करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। और इन जीवन के इन क्रियाओं का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है ना। ये हो गया, ये है समानता जो कि जंतु और पौधों में दोनों में पाई जाती है। अब हम अंतर देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो जंतु और पौधों में दोनों में तो होती है लेकिन वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। ये तो समानता हो गई, सिमिलरिटीज। और अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस में जो पहला है गति, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अंतर होता है। गति प्लांट में अलग तरीके से होती है, जंतुओं में अलग तरीके से होती है। जंतुओं में वो गति रिप्लेस होकर होती, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को होती है, जाने को कहते हैं। और प्रत्येक प्रकार के प्राणियों में ये उनके लिए जो चलित अंग हैं वो अंग डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे आपके पास हम गति कैसे करते हैं, पैरों के माध्यम से। अमीबा कैसे करता था, सूडोपोडिया के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये क्या है, वो डिफरेंट अंग होते हैं जिसके थ्रू वो गति करता है। जैसे सांप का गति करना, जैसे मतलब बहुत सारी चीज़, बहुत सारे ऐसे जंतु को ले लीजिए तो उनके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जिन ऑर्गन्स के माध्यम से वो गति करते हैं। प्लांट के पास ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो प्लांट सेम प्लेस पर ही गति करते हैं। वो जहाँ से उनको प्रकाश ज़्यादा मिलता है उसके तरफ टर्न कर जाते हैं। जब उनको चारों तरफ समुचित प्रकाश मिलता है तो प्लांट सीधे अवस्था में गति करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है पोषण। अगर पोषण की बात करें तो पोषण यानी भोजन के फलस्वरूप हमें पोषण मिलता है, ठीक है ना। तो ये पोषण प्लांट में अलग तरीके से होता है, एनिमल में अलग तरीके से होता है। अभी हम इस पोषण को इसके बाद समझाते हैं, ठीक है ना। अगला है श्वसन। मैंने आपको इससे पहले ही बताया प्लांट में और एनिमल श्वसन में क्या डिफरेंसेस है। श्वसन क्रिया में कोई अंतर नहीं है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। श्वसन क्रिया में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त करते हैं। बशर्ते डे टाइम में जो प्लांट और एनिमल किसी के द्वारा भी जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है उसका प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, अपने भोजन बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन रात नाइट टाइम में वही एटमॉस्फेयर में मुक्त हो जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम आती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए प्लांट के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्या है, इसके स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। अगर आपको याद हो इसके पहले क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताया था, क्योंकि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पर्सन, एनी लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। और इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, संरचना में डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, किस में कौन से नहीं पाए जाते हैं, प्रत्येक का क्या कार्य है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब एवरीथिंग मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। अगला क्या है, इसकी संवेदना। मैंने आपको पहले बताया कि जो प्राणियों की संवेदना होती है बहुत टॉप मोस्ट की होती है, लेकिन जो प्लांट की संवेदना होती है बहुत लोएस्ट होती है। कहने का आशय है प्लांट में संवेदना ना के बराबर होती है और जंतुओं में संवेदना बहुत हाईएस्ट होती है, बहुत उच्च लेवल की होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जीवन की क्रियाएं हैं, लेकिन ये वो क्रियाएं हैं जो प्लांट में भी, क्रियाएं तो सारी प्लांट एनिमल दोनों में होती हैं, लेकिन ये वो क्रियाएं हैं जो प्लांट और एनिमल में क्या करती है, डिफरेंस क्रिएट करती है या अलग अलग होती है। अब हमने आपको बताया था इसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट है ये पोषण का। अभी हमने बताया पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम आपको पोषण के बारे में बताएंगे। देखिए पोषण क्या होता है। किसी भी सजीवों को जीवित रहने के लिए, अपनी दैनिक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी भोजन करता है। भोजन के फलस्वरूप उसे भोजन के साथ पोषक तत्व मिलते हैं। उन पोषक तत्व से ही, वो पोषण के फलस्वरूप ही वो अपना दैनिक कार्य करता है, क्योंकि उस भोजन के फलस्वरूप उसे ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का व्यय वो अपने दैनिक कार्य करने में खर्च करता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पहली बात करते हैं पोषण। पोषण क्या है आपको समझ में आया।
ठीक है। अब देखिए पोषण, क्योंकि प्लांट और एनिमल मैंने बताया दोनों में डिफरेंट होता है ना, तो प्लांट में जो पोषण होता है उसे हम कहते हैं, प्लांट जो होते हैं, अंतर इतना है तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं और जंतु अपने भोजन के लिए किसी प्लांट और किसी अदर जंतुओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम पोषण इसमें प्लांट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, प्लांट कैसे होते हैं, स्वपोषी। प्लांट में किस प्रकार का पोषण होता है, प्लांट में स्वपोषण होता है, इसीलिए प्लांट कैसे होते हैं, प्लांट स्वपोषी होते हैं। अब अलग अलग देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं, छोड़िए, होमोन्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिशन है, होमोन्यूट्रिशन है, हेटेरोन्यूट्रिशन है, ठीक है ना। होमो का मतलब समझ लीजिए तभी, और यहाँ पे स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषण का मतलब होता है पोषण, भोजन लेना, मतलब जो स्वयं भोजन प्राप्त करने में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। स्व, और ऐसे जीव को कैसा जीव कहते हैं, ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है ना। अब स्वपोषी की बात करते हैं तो स्वपोषण में प्लांट दो तरीके से भोजन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। मैंने आपसे बताया था अभी कि प्लांट डे टाइम में क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे अपना भोजन बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि में कन्वर्ट होती है और पत्तियों पर जा करके संचित हो जाती है। और इसके पहले मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया था, इसमें से फ्लोएम के थ्रू पत्तियों पर संचित भोज्य पदार्थ उस पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। अब प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, और दूसरा क्या है, पहला है फोटोसिंथेसिस और दूसरा क्या है, केमोसिंथेसिस। आपको हम बताना चाहेंगे, सेकंड है आपका केमोसिंथेसिस या रासायनिक संश्लेषण। क्या है, केमोसिंथेसिस या रासायनिक संश्लेषण, ये क्या है। अब आपको ये रासायनिक संश्लेषण क्या है, ये तब होता है जब नो फोटोलाइट, मतलब जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, मतलब इन नाइट टाइम। और ये कब होता है, नाइट टाइम में। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो सूर्य में नहीं, बाहर नहीं, कमरे के अंदर उगाए जाते हैं, अलग से खेती की जाती है, तो वो उसमें इसका यूज होता है। और ये क्या है, ये इन प्रेजेंस ऑफ फोटो लाइट, मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में जैव और अजैव यौगिकों का जैविक क्रियाओं के लिए प्रयोग, ये क्या है आपका रासायनिक संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों में वातावरण से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है और जल निकलता है, ठीक है। इसकी बात हम करते हैं तो क्या है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस, और दूसरी चीज देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र को हम स्टोमेटा कहते हैं। जब उस पर लाइट पड़ती है तो उससे क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग वो खुल जाती है, ओपन हो जाता है, और उसी के थ्रू, उसी छिद्रों के थ्रू वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से खनिज और जल लेते हैं, ठीक है ना। और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में कौन करता है, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, मैंने कल बताया था, पेड़ों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। क्या बनता है, ग्लूकोज, और क्या बनता है, ऑक्सीजन प्लस क्या, ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है और प्लस जल बनता है, ठीक है ना। ये है आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। क्या है, हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम और आप कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान मुक्त करते हैं, और खनिज लवण और जल लेते हैं भूमि से,
और प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही ग्लूकोज वसा में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है और पौधों के पत्तियों पे जाकर भोज्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है, जिसका उपयोग अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए प्लांट करता है। ठीक है ना। और दूसरा जो पोषण है, दूसरा पोषण है परपोषण। क्या है? परपोषण। मैंने आपको बताया था कि परपोषण ऐसे साफ साफ लिख रहा है। पर मतलब होता है दूसरे पे, पोषण मतलब होता है पोषण के लिए। जब पोषण के लिए कोई भी जीव किसी अन्य जीव अथवा प्राणी पर निर्भर करता है, किसी अन्य पौधे अथवा जीवों पर निर्भर करता है, जिसे कहते हैं परपोषण। ये अक्सर वो होते हैं, कौन होते हैं? प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं, ये सारे परपोषी होते हैं। अब परपोषी पोषण की बात करते हैं। ये परपोषण के अंतर्गत हम के 3 भाग हैं। सबसे पहले मृतोपजीवी, मतलब कि सैप्रोफिटिक। मृतोप से मतलब लग रहा है मृत। यहाँ पे कोई भी जीव मृत जीव से अपने भोजन को प्राप्त करता है, जैसे कवक हुआ, ठीक है। छोटे जीव जैसे आप देखते हैं ना कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे कवक उगाता है, अपने आप उगाता है। फंगस हुआ, ठीक है, फफूंदी जिसे कहते हैं, कवक है, फंगस है, ये सब आपका मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। और इसके द्वारा जैव भू रासायनिक चक्र, पोषण चक्र होता है इसके द्वारा। ठीक है ना। अब मृतोपजीवी के बाद हम आपको आते हैं, दूसरा है परजीवी यानी कि पैरासाइट कहते हैं। परजीवी, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी जीव भोजन को किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है। ठीक है ना। जैसे किसी और किस अवस्था में प्राप्त करता है? उसके होस्ट के रूप में जो भोजन प्रदान करता है उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है। होस्ट के शरीर के साथ चिपक करके लिक्विड अवस्था में अपने भोजन को प्राप्त करता है। जैसे एस्केरिस हो गया, जैसे फीताकृमि हो गया, आपके लीवर में पाया जाता है, आपके लीवर से भोजन प्राप्त करता रहता है और आपको कमज़ोर कर देता है। इससे क्या होता है? जो होस्ट होता है, होस्ट को अक्सर रोगजनित कर देता है। ठीक है। पौधों में अमरवेल हो गया, ये क्या है? परजीवी के उदाहरण है। एक अगला है जिसे कहते हैं होलोजोइक या प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, ये प्राणी संपोषी हम और आप हैं। प्राणी संपोषी में जिसके अंतर्गत वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री केनाल मतलब आहार नाल होती है, वो प्राणी संपोषी प्रकार के भोजन करते हैं, क्योंकि इनके भोजन करने के स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले इंजेक्शन यानी कि अंतर्ग्रहण। मतलब आउटर एटमॉस्फेयर से भोजन को अपने मुंह के अंदर आप रखते हैं ना, जब आप भोजन करते हैं, आप पोषण की प्रक्रिया जब आप में होती है, क्योंकि आप प्राणी संपोषी प्रकार के पोषण करते हैं। ठीक है ना। तो क्या है? पहले भोजन को उठा के अपने मुंह में रखते हैं, कोई भी जीव यही करता है, भोजन को अपने मुंह में रखता है। फिर दूसरा क्या होता है? पाचन। आपने पढ़ा होगा भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। जिस भोजन को हम करते हैं उस भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद तीसरा स्टेप है अवशोषण, क्योंकि भोजन में बहुत से पोषक तत्व होते हैं, बहुत से भोज्य पदार्थ, दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि, उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। दाल से हमको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, रोटी से, ठीक है, सब्जियों से खनिज मिलता है, बहुत से विटामिन मिलते हैं, बहुत से मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है। तो क्या है? उस सभी का पोषक तत्व जो पाचन हो जाता है, तो उसके बाद अवशोषण होता है। ठीक है। अवशोषण के बाद इसका स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन जिसे कहते हैं। अब स्वांगीकरण की बात क्या करते हैं? स्वांगीकरण का आशय ये है कि जो पोषक तत्व है वो हमें प्राप्त हो जाना है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब पोषक तत्व हमें मिल जाता है, मतलब हमारे बॉडी के ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाता है, हमारी बॉडी ऊर्जित हो जाती है, तो उसे कहते हैं स्वांगीकरण। उसके बाद मैंने आपको बताया, अभी उत्सर्जन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जन एक जीवन की क्रिया है जिसके फलस्वरूप अपशिष्ट भोज्य पदार्थ या जो नहीं पचा हुआ भोजन होता है, जो अपचयी भोजन होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है, जो कि एलिमेंट्री केनाल माउथ से लेकर एनस तक होती है। एनस के थ्रू वो भोज्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन।
जो हम आप हैं उसमें का 5 स्टेप, क्योंकि यही पोषण के 5 स्टेप हैं। अगली क्लास में हम पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, पोषण का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम इस जीवन की प्रक्रियाओं का जो भी स्टेप्स है वो हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।